अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हमज़ा चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी जो वीडियो है वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके और आपको इसका इल्म हो जाए। होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की एक अहम दवाई आज हम स्टडी करेंगे। आज की दवाई का नाम है यूपटोरियम पर्फ। ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी शामिल है। फर्स्ट ईयर के जो तालिब इल्म हैं वो इस वीडियो को अच्छी तरह सुनें, देखें ताकि आप इसको याद कर लें। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस अंदाज़ में आपको बताऊं या इस अंदाज़ में आपको इस दवाई के मुतालिक अलामात की और कैफियत की बताऊं, आपके जहन में पूरी तरह बैठ जाए। फिर भी कुछ अगर कुछ बात रह गई हो या कोई बात आपने पूछनी हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप इस दवाई के मुतल्लिक़ कोई सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह देंगे। बात सिर्फ ये है कि आप तवज्जो से देखें और तवज्जो से इसको सुनें। तो यूपटोरियम पर्फ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मटीरिया मेडिका की बड़ी अहम दवाई है और इसको स्टडी करते वक़्त, इसको पढ़ते वक़्त जो मैंने आपको बातें बतानी हैं यही उर्फ़ आम में हम पढ़ते हैं और इसी को क्लिनिक पे हम देखते भी हैं। इस दवाई की अहमियत उस वक़्त बढ़ जाती है जब नमी वाला मौसम आता है या इन इलाकों में जो लोग नमी वाले इलाके में रहते हैं। जब हम इस दवाई को शुरू करेंगे तो काज़ जब हम देखेंगे तो वो हमें समझ ये आएगी कि ये ऐसे मरीज़ों को दी जाती है या ऐसे इलाकों के रहने वाले को दी जाती है जो नमी वाले दलदली इलाकों में, समंदर के किनारों पे, दरियाओं के किनारे पे रहने वाले लोग या जो बंद गलियों में या ऐसी जगह पे जहाँ पर सिल ज़्यादा होती है, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। पट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द और हाथ, पाँव, बाजू और टांगे, ये दवाई दर्द के लिए बहुत मशहूर है। और ऐसी बीमारियां जिनके अंदर ऐसी कैफियत, जिनके अंदर दर्द की नोयत पाई जाती है, तो ऐसी कैफियत, ऐसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल जो है वो कसरत से होता है। लेकिन अलामात को मद्देनज़र रखा जाता है और अलामात को मद्देनज़र रखकर कोई भी होम्योपैथिक दवाई दी जाती है। और याद रखें कि अगर आप अलामात को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, सिमिलैरिटी को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, तो दवाई कोई भी असरअंदाज नहीं होगी। अगर आप सिमिलर मेडिसिन को सिमिलैरिटी के मद्देनज़र रखते हुए देंगे, तो यकीनन दवाई जो है वो आनन-फानन फ़ायदा करेगी और बेहतर तौर पर फ़ायदा करेगी और आपको बेहतर तौर पर समझा सकेगी या आप बेहतर तौर पर इसको समझ सकेंगे। तो इसकी अलामात आप ज़हन में रखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दर्दों की बेमिसाल दवाई है और इसकी जो बहुत अहमियत की हामिल बातें हैं, इसको आज मैं थोड़ा-सा इस दवाई का मुआवज़ना करके बताऊँगा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं वो दवाइयाँ, उसके साथ मुआवज़ना करूँगा। कुछ मुमासलत उन दवाओं के साथ है और उन मुमासलत की वजह से हम यूपटोरियम का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगा कि वो क्या बातें हैं जो उन दवाओं के अंदर और इस दवाई के अंदर जो है वो मुमासलत जो है वो पाई जाती हैं और हम उन मुमासलत की वजह से इस दवाई का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये दवाई जोड़ों की, पट्ठों की और बाजुओं की, टाँगों की दर्दों की दवाई है। नमी वाले मौसम के अंदर या नमी वाले मौसम या दलदली इलाकों में, दरियाओं के किनारे पर और समंदर के किनारों पर रहने वाले लोग, जहाँ पर हवा में नमी ज़्यादा होती है, ऐसी अलामतें इस दवाई के अंदर पाई जाती हैं। दर्दों की अभी बात हो रही थी और ये जितनी दवाई चलती जाएगी, जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे, इसकी एक बात दर्दों की हर हालत में हमारे पास रहेगी और हम बयान करते रहेंगे। इसके बाद आप आ जाएँ दर्दों की नौइयत। जिस तरह के हमने मुख्तलिफ अद्वियात के अंदर दर्दों की नौइयत पढ़ी है कि दर्दें कैसी होती हैं। आर्निका में हमने पढ़ा, ये मैं बाद में मज़ीद बताऊँगा आपको कि इस तरह और दवाइयों के अंदर दर्द पढ़े हमने।
دردوں کی نوعیت بڑی ہے، ہر دوائی کے دردوں کی نوعیت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور ہم اسی الگ نوعیت کے حوالے سے ایک دوسری دوائی کو دوسری سے پہچانتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یوپٹورم پرف کے جو درد ہوتے ہیں وہ کسی اعضاء میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ درد جو ہے وہ ہڈیوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مریض یہ آ کر کہتا ہے کہ جی میری ہڈیوں میں درد ہوتے ہیں۔ ہڈیوں کی تکلیفیں اور ہڈیوں کے درد جو جسم کے پورے اعضاء اور پورے ہڈیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ تو اس دوائی کو اس حوالے سے بون سیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ہڈیوں کے حوالے سے اس دوائی کو بون سیٹر بھی کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں کے اندر۔ اب آپ دیکھیں دور حاضر میں مختلف امراض پھیلی ہیں یا پھیل رہی ہیں، تو ان میں اس کا استعمال بہت ہوا ہے یوپٹوریم کا، اور نجائز بھی ہوا ہے، کیونکہ علامات کسی اور دواؤں کے اندر بھی، برائیونی کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس دوائی کو صرف ہڈیوں کا سمجھ کر ہی اس کا استعمال کیا گیا، خاص طور پر ڈینگی فیور میں۔ تو ڈینگی کا مطلب ہی ہڈی توڑ ہوتا ہے، اس لیے اس دوائی کو اس حوالے سے بے دریغ اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بہت سارے کیسز میں اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہیں سے ہم چلتے ہیں کہ ہڈی توڑ کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر، ہڈیوں کے اندر درد ہوتا ہے، اور درد اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بعض اوقات اٹھنا بیٹھنا اور لیٹنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے بخاروں کے اندر اس کی کیفیت جو ہے وہ عام طور پر پائی جاتی ہے۔ اس کا بخار جو ہے نا وہ بہت مشہور ہے، خاص طور پر ملیریائی کیفیت جو ہے اس کے اندر زیادہ عام ہوتی ہے اور اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر اس کی علامات جو ہے بخار کے اندر، بخار کی کیفیت جو ہے وہ صبح 7 سے 9 بجے تک پھیلتی ہیں، اور تکلیفیں بخار کی بڑھ جاتی ہیں، اور جب تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک مخصوص نوعیت کی سردی اور پیاس اور پھر گرمی، یہ 2-3 پیریڈ ہوتے ہیں مخصوص اس کے اندر، جو اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور ملیریا کی کیفیت کو اس میں پائی جاتی ہے، اور ملیریا کے اندر ہی زیادہ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کیفیت جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو بون سیٹر میں نے ابھی آپ کو بتایا، بون سیٹر ریمیڈی یوپٹورم پرف ہر لحاظ سے، ہر کیفیت کے اندر، ہر سر درد ہو تو تب بھی یہ کیفیت ہوگی، بخار ہو تو تب بھی کیفیت ہوگی، ٹانگوں میں درد ہو تب بھی یہ کیفیت ہوگی، بازوؤں میں درد ہو تب بھی یہ کیفیت ہوگی۔ تو ہر لحاظ سے ہی اس کی کیفیت ہڈیوں میں پائی جاتی ہے، ہڈیوں میں درد کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ کتابوں میں بھی اس کی بات یہی لکھی ہوئی ہے کہ ہڈیوں کے اندر، ہڈیوں کے گرد ہی یہ دوائی گھومتی ہے۔ بخار کی کیفیت آپ کو بتانے لگا تھا، بخار کے لیے بہت استعمال ہوتی ہے یہ دوائی۔ ساتھ ہی میں آپ کو نزلہ زکام کی کیفیت بھی بتاؤں گا کہ بخار کے اندر بات وہی ہے کہ ایسے علاقوں کے بخار، ایسے ایریے کے بخار، ایسی جگہوں کے بخار جہاں پر نمی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، نمی ہوتی ہے، اور نمی کہاں پہ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے دریاؤں کے رہنے والے لوگ، سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ، ایسے لوگ جو تاریک گھروں میں رہتے ہیں، بند گلیوں میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی نمی جو ہے وہ ان کو متاثر کرتی رہتی ہے، اور آخر کار وہ جو یوپٹورم کے مریض بن جاتے ہیں۔ اور علامات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہے کہ ہڈیوں کے اندر درد، اور مریض ہلنا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اتنا تیز ہڈیوں کے اندر درد ہوتا ہے۔ اب بخار کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مخصوص قسم کے درد جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہڈیوں کے اندر درد، ملیریا جیسی کیفیت، منہ کا ذائقہ کڑوا، قے آتی ہے تو صفراوی قے ہوتی ہے، اس کے اندر ہرے رنگ کی قے ہوتی ہے، منہ انتہائی کڑوا ہو جاتا ہے، اور سردی کی ایک مخصوص لہر ہوتی ہے، مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ بخار آنے والا ہے، کیونکہ اس کو شدید سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ٹانگوں، بازوؤں اور جسم کے ہر اعضاء کے اندر دردیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ تو اس کی ایک بات دردوں کی ہے، دردوں کے متعلقہ جو کمی بیشی ہے جو میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل بیٹھنے سے اس کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے۔ ایک بات اس میں کمی کی اور ہے کہ گفتگو کرنے سے، جو مریض گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے دوسروں سے، اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کو کمی ہوتی ہے علامتوں کے اندر۔
बुखार के अंदर मैंने आपको बताया कि हड्डियों में दर्द होता है और साथ जिस्म में दुखन होती है और मुंह कड़वा होता है सुबह के वक्त। इसकी अलामत ज़्यादातर पर सुबह के वक्त बढ़ती हैं, 7 से 9 बजे सर्दी शुरू हो जाती है। सर्दी जब लगती है, इसकी बहुत ज़बरदस्त सी कैफियत है कि जो ही इसके मरीज़ को सर्दी लगना शुरू हो जाती है, इसकी प्यास भी शिद्दत अख्तियार कर जाती है, और जो ही इसकी सर्दी की लहर का टाइम ख़त्म होता है, तो वो गर्मी पसीना आना शुरू हो जाता है। पसीना आने के बाद गर्मी लगती है, जो ही गर्मी लगना शुरू हो जाती है, इसकी प्यास जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये इसकी बड़ी अहम बात है। और एक बात और इसकी बताता जाऊँ कि इसके जो बुखार हैं, बुखारों की कैफियत जो है वो वक्त मुकर्रा पर आती हैं। एक और बात इसकी अहम नोट कर लें कि वक्त मुकर्रा पर इसकी कैफियत जो है, इसकी अलामतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और वक्त मुकर्रा पर आती हैं। बारी का बुखार, आपने एक लफ्ज़ अक्सर सुना होगा कि बारी का बुखार। बारी के बुखारों के लिए ये हमारी बड़ी नायाब दवाई है, जो अलामतों को तो हम देखेंगे ही, अलामतों को हम इन्हीं अलामतों को मद्देनज़र रखेंगे जो योपुटोरियम की अलामतें होंगी। लेकिन अगर योपुटोरियम की अलामतें नहीं हैं, तो फिर योपुटोरियम असरअंदाज नहीं होगी। बीमारी के नाम पर कभी भी दवाई नहीं दे सकते। अगर आप बीमारी के नाम पर दवाई देंगे, तो 100 टाइम हमें मायूसी का सामना करना पड़ेगा और दवाई काम नहीं करेगी। बीमारी के नाम पर कभी दवाई ना दें, कभी 1 से 2 दवाइयाँ मिलाकर ना दें। यहाँ तो हमारे यहाँ रवाज है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग 8-8 दवाइयाँ मिलाकर देते हैं, जो कि होम्योपैथिक तो कम से कम नहीं है वो सिस्टम। अगर वो होम्योपैथिक नहीं है, तो फिर उसका नाम होम्योपैथिक भी नहीं लेना चाहिए। होम्योपैथिक सिर्फ़ एक वक़्त में एक दवा का इस्तेमाल है। वो कब आएगा? जब आप मटीरिया मेडिका को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मटीरिया मेडिका को अच्छे तरीके से याद करेंगे। मैं ये कोशिश करता हूँ, जितनी मेरे अंदर सलाहियत है, काम में ज़्यादा है, तो वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। बुक्स के अंदर जो एक अलामत है उसको समझाया जाए, समझाकर आपको बताया जाए ताकि आप उसको समझ सकें, और जब आप समझ जाएँगे, तो यकीन जानें आपको फिर एक दवाई को दूसरी दवाई से अलग करना इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये एक मुजाहदा करना पड़ता है, और इसको बड़ी ज़बरदस्त स्टडी के बाद इन दुआओं को समझा जाता है और समझ कर मरीज़ को दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे यूपटोरियम पर्फ की। तो यूपटोरियम पर्फ की बुखारों की कैफ़ियत आपको बता रहा था। तो बुखारों के अंदर मैंने आपको बताया कि मरीज़ को सर्दी लगती है, और जब सर्दी लगती है तो उसकी प्यास शिद्दत की बढ़ जाती है, और फिर इसका पीरियड होता है, गर्मी की तरह पसीना आता है। पसीना आने से इसके मरीज़ को जिस्मानी तौर पर सुकून होता है, ये बात भी ज़हन में रखें, बड़ी अहम बात है। पसीना आने से इसके मरीज़ को सुकून होता है, लेकिन सिवाय सर दर्द की तकलीफ़ों के, ये भी नोट कर लें, अभी सर दर्द की तकलीफ़ें आएँगी। सर दर्द की तकलीफ़ों के सिवा, यानी सर दर्द को पसीना आने से सुकून नहीं होता। सुकून आएगा बुखारों की अलामतों में, दर्दों की अलामतों में, बकाया सभी किस्म की अलामतों में इसके मरीज़ को सुकून होता है, लेकिन सर दर्द की अलामतों में इसको सुकून नहीं होता। सर दर्द कभी भी सुकून नहीं होता है इसकी अलामतों पसीना आने से। तो अ, अभी बुखारों की बात हो रही थी, बुखार की यही है कि बारी के बुखार होते हैं, वक़्त पे आते हैं, मखसूस वक़्त पे आते हैं। इस तरह सर दर्द, इसकी तमाम तकलीफ़ें जो हैं वो मखसूस वक़्त के बाद आती हैं। बारी के आती हैं 1-2 दिन, 2 दिन के, तीसरे दिन के बाद, या 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद इसका टाइम होता है मखसूस, उसके बाद इसकी तकलीफ़ें आती हैं। मैंने आपको बताया था कि मलेरियाई कैफ़ियत की ये दवाई है, लेकिन मलेरियाई कैफ़ियत की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और उनकी अपनी-अपनी अलामतें हैं। मलेरिया की एक कॉमन अलामतें हैं, उनको हम नहीं लेंगे, लेकिन इनकी अपनी-अपनी अलामतें जब हम देखेंगे, देखने के बाद पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे, समझने के बाद फिर हमें समझ आएगी कि ये दवाई किन अलामतों की बुनियाद पर ये दवा का इंतख़ाब करना चाहिए, और किन अलामतों को मद्देनज़र रखकर दुआ का इंतख़ाब करना चाहिए, और एक दुआ का इंतख़ाब करना चाहिए। इस तरह यूपुटोन पर भी उनमें से एक दवाई है, जो मलेरियाई कैफ़ियत की दवाई है, और वो मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह की कैफ़ियत पाई जाती है। एक बात इसके अंदर और है, जो बहुत ज़बरदस्त है, मैंने कई दफ़ा इसको आज़माया है क्लिनिक पे, वो है इसके आँखों में दर्द। यानी जब बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो इसकी आँखों में दर्द होता है।
आंखें दुख जाती हैं, आंखें ऐसे महसूस होता है जैसे बिल्कुल दर्द से भरी हुई हैं, डेलों के अंदर। ये किताब में डेलों के अंदर आंख आंख का जो डेला होता है उसके अंदर ये कैफियत पाई जाती है। और ये कैफियत जो है ना बुखारों के अंदर, सर दर्द के अंदर, नज़ला ज़ुकाम के अंदर शामिल हाल रहती है। अब बुखार के बाद मैं आपको नज़ला ज़ुकाम की कैफियत बताता हूँ इसकी, कि नज़ला ज़ुकाम के अंदर जो अलामतें इसकी पाई जाती हैं वो शदीद नज़ला ज़ुकाम होता है, शदीद दुखन होती है, शदीद दर्द होती है, हड्डियों के अंदर ऐसे ऐसे जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं और मरीज़ हिलना गवारा नहीं करता या उसको उससे हिला नहीं जाता जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं। तो ये ये आँखों के जो डेले हैं उनके अंदर भी इसकी कैफ़ियत पाई जाती है दर्दों की। और मैंने अभी आपको बताया कि पसीना आने से, जब पसीना आ जाता है तो इसकी तकलीफ़ें रिलीफ़ मिलता है सिवाय सर दर्द के। सर दर्द में इसको पसीना आने से सुकून नहीं होता। तो याद रखें कि इसके मरीज़ की जो कैफ़ियत है वो सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक इसका मखसूस पीरियड है, जिसके अंदर इसकी अलामतें बढ़ने का ज़्यादा एहतमाल होता है। वैसे तो किसी वक़्त बढ़ सकता है ये, लेकिन इसका फ़ेवरेट टाइम ये सुबह 7 बजे से 8 बजे तक है। ए, इसके अलावा इस दवाई के अंदर कोई ख़ास बात रह नहीं गई है जो मैंने बयान ना की हो। फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि इसकी तकलीफ़ें जो हैं वो मुकर्रर वक़्त पे आती हैं, मुकर्रर वक़्त पे आती हैं और मुकर्रर वक़्त पे आके मरीज़ को तकलीफ़ में मुब्तला करती हैं। बुखार हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, हड्डियों की तकलीफ़ हो, जिस्म और पिट्ठ पट्ठों की दर्द हो, तो उसके अंदर ये दवाई जो है वो बहुत इस्तेमाल होती है और अलामतों के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आखिर में आपको दो 2-3 दुआएँ जो हमने पहले पढ़ी हैं, उसका मुवाज़ना करके बताऊँगा कि ये उनके साथ कुछ हद तक मिलती हैं, लेकिन वो उसकी अलामतें और हैं, इसकी अलामतें और हैं और कैफ़ियत जो है वो हर दवाई की अलग नौइयत की होती है। इसमें एक तो आर्निका है। आर्निका के अंदर जो पट्ठों की दुखन होती है, पट्ठों की तकलीफ़ पाई जाती है, लेकिन हड्डियों में दर्द सिर्फ़ यूपटोरियम पर्फ ही का पाया जाता है। हड्डियों के अंदर दर्द होता है, लेकिन आर्निका के जो है वो पट्ठों के अंदर दर्द होता है, अज़ा के अंदर दर्द होता है, गोश्त के अंदर दर्द होता है, उसका हड्डियों में दर्द नहीं होता। बाकी कैफ़ियत थोड़ी-सी उसके साथ मिलती-जुलती है, ये उसको ध्यान में रखें। ब्रायोनिया, ब्रायोनिया भी सारे जिस्म की दुखन पाई जाती है। ब्रायोनिया भी हमारे सारे जिस्म की दुखन की दवाई है, दर्द होती है, सुस्त होती है, सुस्ती उसके साथ पाई जाती है, हरकत से तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। ये 3 दुआओं को थोड़ा-सा जब मरीज़ आता है तो 3 दुआओं के अंदर ये केस घूमना शुरू हो जाता है। तो 3 दुआओं की अलामतें मैंने आपको बताई हैं कि एक की यूपटोरियम पर्फ, हड्डियों की तकलीफ़, हड्डियों के अंदर दर्द होती है। आर्निका की तकलीफ़ जो है गोश्त के अंदर होती है। ब्रायोनिया की पूरे जिस्म में होती है, उसके अंदर सुस्ती पाई जाती है, मरीज़ को हरकत से तकलीफ़ होती है और इस हरकत की वजह से मरीज़ जो है वो तकलीफ़ उठाता है। तो आखिर में पोटेंसी का आपको बता दूँ, पोटेंसी के इंतखाब का क्या करना है इसका 30-200 अवाइल में जो आप अगर तालिब-इल्म हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकाया अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर वो मौके की मुनासबत से मरीज़ को देखकर पोटेंसी का इंतखाब जो है वो किया जाता है कि किस तरह हमने पोटेंसी का इंतखाब करना है। तो आज इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। कल नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।